अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। रोज की तरह आज हम वापस मिल रहे हैं फॉर आर डेली करंट अफेयर्स सेशन। 6 अगस्त के करंट अफेयर्स आज हमें डिस्कस करने हैं। कौन सी तिथि चल रही है पंचांग के हिसाब से? श्रावण महीना चल रहा है। ओके, शुक्ल पक्ष यानी चांद धीरे धीरे बढ़ेगा और उसकी आज द्वितीय है। इस तरह का कुछ चांद हमें आज विजिबल होगा अगर बादल नहीं रहे। कल जो सेशन था अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो एक क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने पूछा था, राइट? क्वेश्चन क्या था? वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने जाते हुए आपसे पूछा था। इसका आंसर क्या होगा? भोपाल विल बी द राइट आंसर। ओके, और सेशन के दौरान एक दो क्वेश्चन ही किए थे मैंने। सो ललित, आज आपका रिस्पॉन्स पिक किया है। मैंने आपसे पूछा था सशस्त्र सीमा बल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये दो फोर्सेस हैं जो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। कौन कौन से बॉर्डर्स हैं? तो एसएसबी जो है वो नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर्स की रक्षा करती है, कंपैरेटिवली पीसफुल बॉर्डर्स हैं। और जो बीएसएफ है वो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की रक्षा करती है, ठीक है? तो वहाँ पे तैनात रहती है। ऑल राइट, आज का जो सेशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि अभी गरमाया हुआ है और वो है कि बांग्लादेश के अंदर सियासी तख्तापलट हो चुका है। मिलिट्री कू हम कहेंगे, कू तो एक तरह से नहीं, लेकिन पीएम शेख हसीना जी ने रिजाइन कर दिया है और मिलिट्री ने अभी के लिए टेक ओवर कर दिया है इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे। सो ये पूरा मुद्दा भी समझेंगे। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? इंपॉर्टेंट डे से। सो 6 अगस्त को हिस्ट्री के अंदर एक बहुत कू प्रचलित बोलेंगे या फिर नोन फॉर रॉन्ग रीजन एक घटना रही थी और वो था हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब अटैक, राइट? किसने किया था? यूएस ने किया था। कहाँ किया था? जापान पे किया था। इसके बाद जापान ने सरेंडर किया था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। सो 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है हिरोशिमा डे। कौन सा डे? हिरोशिमा डे, क्योंकि ट्रैजिक एक घटना पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए हुई थी, एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉपिंग, जिसमें उसी टाइम तो मिलियंस ऑफ लोग मरे ही थे, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट जनरेशंस तक देखे गए। अलग अलग डिफॉर्मिटी के साथ बच्चों ने जन्म लिया जापान के अंदर। सो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉपिंग जो हुई थी हिरोशिमा की, यूएस ने 1945 में करवाई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ओके, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड और आफ्टरमाथ भी था। और जो 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम क्या था? ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन के एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा से करीब 600 मीटर अप्रॉक्सीमेटली दूर एक जगह है, वहां पे ये ड्रॉप हुआ था और उस जगह का नाम है हिबाकुशा। हिबाकुशा। और उसी से रिलेटेड थीम भी है इस बार की। थीम क्या है? टुगेदर विथ हिबाकुशा लेट अस अचीव अ न्यूक्लियर वेपन फ्री पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एंड आवर प्लैनेट। सो हिबाकुशा से रिलेटेड इस बार की थीम है, ठीक है? सो लिटिल बॉय। नाउ थिंग्स डिड नॉट स्टॉप हियर। 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप होता है और 9 अगस्त को नागासाकी पे होता है। नागासाकी पे जो बॉम्ब ड्रॉप होता है उसको फैट मैन नाम दिया जाता है, ठीक है? सो ये यहां तक के पॉइंटर्स क्लियर हुए। देन ये जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, यहां से ह्यूमन मैनकाइंड में पहली बार न्यूक्लियर वेपन वॉरफेयर में यानी वॉर सिचुएशन में इस्तेमाल करना शुरू हुआ था। और जिसका नतीजा क्या था? मैंने आपको बताया, जापान ने सरेंडर कर दिया था 15 अगस्त 1945 में और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली केम टू एन एंड फॉर जापान, ठीक है जी? चलिए नाउ चलिए, अभी की सुर्खियों में हर जगह न्यूज़ में जो आपको देखने को मिल रहा है दैट पीएम शेख हसीना जी ने बांग्लादेश को छोड़ दिया है। हेलीकॉप्टर में बैठ के वो वहाँ से फ्ली कर गई हैं और उनकी जगह अभी जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने इंतरिम सरकार के तौर पे पूरा बागडोर है अपने हाथ में ले ली है। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है मैसिव लेवल पे, और अगर ये फ्ली नहीं करती तो हो सकता था इनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पहले मैं एक जनरल एस्पेक्ट में आपको समझा देती हूँ, फिर हम पॉइंट बाय पॉइंट चल लेंगे। बांग्लादेश के अंदर रिजर्वेशन को लेकर के बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि जब शेख मुजीबुर रहमान जी, जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश भी माने जाते हैं काफ़ी सारे सेक्शन ऑफ लोगों के अंदर, उन्होंने जब पाकिस्तान से सेपरेशन हुआ था, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस वॉर जीती थी इंडिया की मदद से, तब उन्होंने 30% तब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम एक कोटा रखेंगे किन के लिए? जिन्होंने इस इंडिपेंडेंस में अपनी शहादत दी है या कंट्रीब्यूट किया है,
ठीक है, तो उन लोगों के लिए जॉब के अंदर कोटा रखा जाएगा। अब धीरे धीरे ये कोटा उनकी बच्चों तक पहुंचा, अब उनकी सेकेंड और थर्ड जनरेशन तक भी पहुंच रहा है। तो काफी सारा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है जो कि इसके अगेंस्ट कह रहा था कि नहीं, ये कोटा नहीं होना चाहिए। ये केस पहुंचा था हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने 2018 में 2018 के अंदर ये कह दिया था कि नहीं भाई, इस तरह का कोटा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कोटे की नीड आज नहीं है, और ये कोटा हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हट जाना चाहिए था, लॉफुल नहीं है। लेकिन जो शेख हसीना जी हैं, जो मुजब्बिर रहमान जी की बेटी भी हैं, आवामी लीग की लीडर भी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम कंटिन्यू रखें। क्यों? क्योंकि उनकी सेंटिमेंटल वैल्यू थी, उनके फादर ने कोटा इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ बहुत मैसिव लेवल पे। फिर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ठीक है, अगर ये कोटा नहीं रहेगा, 30% कोटा उस समय दिया जाता था वॉर वेटरन्स के फैमिलीज को, तो अगर ये कोटा नहीं रहेगा तो कोई कोटा नहीं होगा। सो नो रिजर्वेशन वाज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश इन एनी सॉर्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, और ये सिनेरियो चल रहा था। लेकिन फिर सर्टेन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अपील्ड इन 2021 के अंदर उन्होंने हाई कोर्ट में वापस से प्ली लगा दी कि भाई हमें जो 30% वॉर वेटरन कोटा था वो मिलना चाहिए, बिकॉज हम सारा कोटा थोड़ी हटाना चाह रहे थे। हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे, सर्टेन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि वॉर वेटरन का कोटा हटा दो, लेकिन सारे कोटा हट गए। फिर प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट्स को, तो उनमें से कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट वापस से हाई कोर्ट के पास पहुंचा बांग्लादेश के अंदर, और हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया अभी थोड़े टाइम पहले ही कि ये जो कोटा है ये आ जाना चाहिए वापस। ठीक है, 30% वॉर वेटरन फैमिलीज को जो कोटा मिलेगा जॉब में, सिविल सर्विसेज के अंदर, वो वापस आएगा। इस पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे उतरे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी और इसके ऊपर स्टे लगा दिया कि नहीं, अभी कोई कोटा नहीं है, विदाउट एनी कोटा जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जॉब्स चल रहे हैं उसी तरह से अभी चलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी मैसिव प्रोटेस्ट पे हैं, ये कहते हुए कि हमें स्टे नहीं चाहिए, पूरी तरह से इस कोटा सिस्टम को हटाया जाए। वन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस। तो ये सारा मुद्दा है जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली जुलाई से तूल पकड़ा हुआ है, यानी जुलाई से मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं जब से हाई कोर्ट की वापस से रूलिंग आई है कि 30% कोटा वापस से लग जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स का लगाया था, लेकिन अभी भी मैसिव प्रोटेस्ट चला। फिर आग में घी डालने का काम किसने किया? आवामी लीग का जो स्टूडेंट विंग है उनकी और इन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के आपस में बहुत भिड़ंत हो गई, जिसके चलते करीब 300 स्टूडेंट्स डाइड, और उसके बाद तो फिर राइट वाली सिचुएशन आ गई। सरकार का, वहां पे जो आवामी लीग है उनका ये कहना है कि ऑपोजिशन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। देन पाकिस्तान से सपोर्टिंग भी कुछ पार्टीज फंक्शन कर रही हैं बांग्लादेश में, उनका बहुत बड़ा हाथ है सरकार को गिराने का। उधर से यूएस की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया जा रहा है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि शेख हसीना की सरकार चले, और जैसे ही शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, यूएस का भी स्टेटमेंट आया है कि फेयर तरीके से वापस से इलेक्शंस होने चाहिए और नई सरकार का गठन होना चाहिए। सो ये सारा मुद्दा है जो कि बांग्लादेश में चल रहा है, जिसके चलते शेख हसीना ने कर दिया है रिजाइन, फ्ली कर चुकी हैं। अभी वो इंडिया के अंदर हिंडौन बेस में स्टेशन पे पहुंची थी, और यहाँ से अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि विद इन अ कपल ऑफ डेज शी विल बी मूविंग टू यूके। ठीक है, तो ये सारा अभी तक का मुद्दा है। अभी फिलहाल बांग्लादेश की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो किसके हाथ में है, यानी सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट किसके हाथ में है? सो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम है जनरल वकार उस जमान, उनके हाथ में है। ठीक है, मुद्दा मोटा मोटा सारा समझ में आ गया। अब इसी को मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाती चलती हूँ। यही मुद्दा है और कुछ भी नए फैक्ट्स नहीं निकल के आएंगे। सो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी ने कर दिया है रिजाइन, और वहाँ की जो मिलिट्री है जो कि लीड कर रहे हैं, वहाँ के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान, उन्होंने कंट्रोल ले लिया और अनाउंस कर दिया है कि ठीक है, अभी हम इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं, अगले इलेक्शन जब तक नहीं होते तब तक हम बांग्लादेश की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे थे कि जो कोटा सिस्टम है जिसके तहत 30% गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं वो वॉर वेटरन्स की फैमिलीज के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, इन सब के लिए रिजर्व्ड है 1971 वॉर वेटरन्स की फैमिलीज के लिए, उसको हटाया जाए। राइट, ये कोटा 1970s से चला आ रहा था, लेकिन इसको 2018 के अंदर हटाया गया था। हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आया था कि हटाना चाहिए, लेकिन शेख हसीना की पार्टी इतना इंटरेस्टेड थी नहीं, फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ तो इसको हटाया गया। लेकिन उसके बाद अभी वापस से हाई कोर्ट की रूलिंग आई कि लग जाना चाहिए, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो रुकिए, स्टे लगा दिया है, बट स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कंप्लीट ओवरटर्न ऑफ दिस डिसीजन कि नहीं, ये 30% कोटा नहीं आना चाहिए। ये मेन मुद्दा था पूरे इस रिवोल्ट का, रायट का। अब इस सबके बीच में ज़्यादा वायलेंस कब हुआ? जब बांग्लादेश छात्र लीग
बांग्लादेश छात्र लीग जो कि स्टूडेंट विंग है आवामी लीग पार्टी का, आवामी लीग पार्टी रूलिंग पार्टी थी जिसको शेख हसीना लीड कर रही थी, उनके और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट के बीच में हो जाता है क्लैश और इसको लेकर के मुद्दा बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट का ये कहना है, आवामी पार्टी लीग जब सरकार में थी तो उनका ये कहना था कि भाई बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जो है, यानी जो ऑपोजिशन वाली पार्टी है, वो और कुछ पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड जमात इस्लामी जैसी ग्रुप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आवामी लीग सरकार चलाए। क्यों? क्योंकि इंडिया के बहुत प्रो है ये सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रो पाकिस्तानी सरकार होनी चाहिए, ये वहाँ की सरकार का उस समय ओपिनियन था। अब इन्हीं सारी बातों को हम क्रोनोलॉजिकल इवेंट में देख लेते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1972 से। 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है। पहले पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान को ही लिबरेट करवा के बांग्लादेश का गठन हुआ, राइट। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान जी जो कि लीडर माने जाते थे, प्रोमिनेंट लीडर और फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी बहुत चर्चित हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कोटा रखेंगे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जिन्हें हम मुक्ति योद्धा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही आज़ादी दिलाई है तो इनको कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए जॉब के अंदर। उनके लिए कोटा रखा गया, सिर्फ इनके लिए नहीं रखा गया, ऐसी विमेन के लिए भी रखा गया जिन्होंने अट्रॉसिटीज झेली थी पाकिस्तान वॉर के टाइम में, और भी कुछ लोगों के लिए रखा गया। धीरे धीरे कोटा अंडर प्रिविलेज की तरफ भी फैला, लेकिन मेनली स्टार्टिंग इस तरह से हुई थी। 2018 के अंदर चैलेंजेस किए गए इस कोटा सिस्टम को, जिसको पहले हाई कोर्ट ने नकार दिया, फिर उसके बाद फाइनली जो शेख हसीना जी की सरकार थी, पहले तो वो नहीं चाह रही थी कोटा सिस्टम हटे, लेकिन फिर उन्होंने सारे कोटास हटा दिए, बोले अगर ये कोटा नहीं रहेगा तो कोई कोटा नहीं रहना चाहिए, तो ये पूरा अबॉलिश कर दिया गया कोटा सिस्टम। और 2020 के अंदर ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उनके ऑपरेशनल हो गए कि बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के अंदर नो कोटा विल प्रिवेल। देन एक पिटिशन आती है हाई कोर्ट के अंदर 2021 में कि हमें 30% फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन कोटा मिलना चाहिए, और उसको हाई कोर्ट ने ओके भी कर दिया। उसके बाद दंगे भड़के और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसके ऊपर सस्पेंशन लगा रखा है, स्टे लगा रखा है। ठीक है जी, कहानी समझ में आ गई। अब इस सब में इंडिया का क्या स्टैंड होगा? इंडिया का स्टैंड ऑब्वियसली, क्योंकि शेख हसीना जी इतने लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रही हैं और इंडिया से बहुत कॉर्डियल रिलेशंस रखे हुए हैं, तो अगर वहाँ पे सरकार हिलती है, जो कि हिल गई है, तो ऑब्वियसली इंडिया और बांग्लादेश के बीच के जो रिलेशंस हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कॉर्डियल रिलेशन जो चल रहे थे इतने टाइम से, अब वो नहीं रहेंगे। आगे किस तरह से पॉलिटिकल अपटर्न होता है, किस तरफ रुख होता है चीज़ों का, वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट ही करेंगे शेख हसीना को, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत फ्रेंडली रही है इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ में। सो 1947 में शेख हसीना जी का जन्म हुआ। शेख हसीना जी के बारे में देखते हैं। 76 ईयर ओल्ड ये फीमेल हैं। पूरे दुनिया भर की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर किसी देश की अगर हैं तो वो शेख हसीना जी थी। अब तो नहीं है, अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया। 2009 से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे ये 4th टाइम अभी ये जीत करके आई थी। उससे पहले 96 से 2001 में भी ये इस पोजीशन पे आई थी। ठीक है, आवामी पार्टी लीग जो है, आवामी लीग पार्टी, उसको लीड करती हैं और 1981 से उसकी लीडर के तौर पे काम कर रही है। शेख मुजीबुर रहमान जी की बेटी हैं। और 1975 के अंदर एक मेजर मिलिट्री कू हुआ था बांग्लादेश के अंदर, जब शेख मुजीबुर रहमान, उनकी वाइफ, उनके बेटे, इन सबकी और बहुत सारे पार्टी लोगों की और फैमिली की डेथ कर दी गई थी, यानी मार दिया गया था उनको कू के अंदर। सिर्फ ये शेख हसीना जी और इनकी सिस्टर रह गए थे, बिकॉज दे वर नॉट इन द कंट्री एट दैट टाइम, राइट। तो ये पूरी कहानी है बांग्लादेश की। आई रियली होप यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, और ये है कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी फिजी के दौरे पे हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट मुर्मू 2 दिन के फिजी दौरे के ऊपर गई हुई हैं, एंड इनकी पहली ट्रिप है, किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पहली ट्रिप है फिजी के अंदर। फिजी कहाँ है? अगर आप ओशिनिया देखोगे, पूरा ओशिनिया एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और इसके ऊपर ये इधर आ जाओ। सो ये छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आइलैंड कंट्री है फिजी। यहाँ पे 2 दिन के दौरे के लिए गई हुई हैं और नाडी द रिपब्लिक ऑफ फिजी में वो पहुंची हैं, एंड बायलेटरल मीटिंग्स कंडक्ट करेंगी वो। एक तो फिजी के प्रेसिडेंट के साथ, फिजी के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? विलियम केटोनिवेर और प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रबुका। सो विलियम और रबू का याद रख लीजिएगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम। देखिए अभी रिसेंटली ना कुछ एक एग्जाम में भी ट्रेंड देखा गया है कि कभी भी हमारे अगर प्रोमिनेंट लीडर, वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, किसी दूसरे देश के दौरे पे जा रहे हैं, तो वहाँ किन मेन लोगों से वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, बायलेटरल टॉक्स कर रहे हैं, उन लोगों के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन दे आर आस्क्ड इन सर्टेन एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिजी के प्रेसिडेंट विलियम एंड प्राइम मिनिस्टर रबुका।
एक एक नाम भी याद रख लोगे नेम और सरनेम में से तो भी काम चल जाएगा। देन उसके अलावा फिजियन पार्लियामेंट को भी एड्रेस करेंगी हमारी प्रेसिडेंट, एंड गांधी मेमोरियल कॉलेज है सुवा में, और श्री सीवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल है नाडी के अंदर, इनको भी विजिट करने वाली हैं। मेन एम क्या है? ऑब्वियसली दोनों देशों के हिस्टोरिकल टाइज उनको और स्ट्रॉन्ग करना, यही मेन एम होता है बायलैटरल टाइज का। कैपिटल क्या है फिजी की? सुवा, और करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि अभी जो पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं 2024, उनके ऑनर के अंदर या अभी तक के मेमोरी के अंदर एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से मनसुख मंडाविया जी, इन दोनों ने मिलकर के सेट ऑफ 4 कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज किए हैं। कितने? 4, टू सेलिब्रेट 33rd ओलंपिक गेम्स जो कि पेरिस के अंदर चल रहे हैं। पेरिस के अंदर कौन सा एडिशन चल रहा है? 33rd ओलंपिक एडिशन चल रहा है, और उसके लिए 4 कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। ठीक है, चलिए। सो अब यहाँ तक की तो इतनी बात हो गई। उसके अलावा इस बार जो ओलंपिक्स के अंदर इंडिया का कंटिंजेंट गया है, उसमें 117 प्लेयर्स में से 29 प्लेयर्स खेलो इंडिया से ही सिलेक्ट होकर के आगे गए। तो खेलो इंडिया ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को लाने और ऊपर तक बढ़ाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में चल रहा है, और इसी के चलते हम स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमारे कंट्री की देख रहे हैं। अब चलो कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। सो इंडिया ने अभी तक बोले तो आज हम जो ये सेशन ले रहे हैं ऑन 6 अगस्त, तब तक 38 मेडल्स टोटल ओलंपिक्स में जीते हैं जब से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई है 1900 से। ये पूरा स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। सो 1900 से लेके अभी तक हमने कितने मेडल जीते हैं? 38 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऑल इंक्लूसिव। सो अगर हम शुरुआत देखें 1900 में, सबसे पहला जो ओलंपिक था वो पेरिस ओलंपिक्स ही था, ठीक है। और उस समय ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। सो नॉर्मन प्रिचार्ड, याद है ये व्यक्ति? मनु भाकर की जब न्यूज़ आई थी कि एक ही एडिशन के अंदर 2 मेडल लेकर आने वाली पहली भारतीय पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिकॉज इससे पहले नॉर्मन प्रिचार्ड 2 मेडल्स एक ही एडिशन में ला चुके हैं, मेंस 200 मीटर एंड मेंस 200 मीटर हर्डल्स रेस के अंदर, और इन्होंने सिल्वर मेडल लिए थे, राइट। ये थे नहीं इंडियन, लेकिन इनका जन्म इंडिया में हुआ था और रिप्रेजेंट इन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को किया था। इनकी एंट्री इंडिया नाम से थी इसलिए। फिर उसके बाद अगर आप देखो, पहला गोल्ड हमने कौन से इवेंट में जीता है? इंडियन हॉकी टीम ने जीता था गोल्ड, और मेंस हॉकी के अंदर एम्स्टरडैम ओलंपिक्स जो 1928 में हुए थे। मेंस हॉकी टीम ने काफ़ी मेडल्स जीते हैं स्टार्टिंग के अंदर, राइट। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा पहला गोल्ड भी इंडियन हॉकी टीम लेकर के आई थी लंदन 1948 ओलंपिक्स के अंदर। इंडिविजुअल गोल्ड की अगर हम बात करें, अभी तक तो टीम गोल्ड आ रहे हैं, हॉकी टीम लेकर के आ रही है। इंडिविजुअल गोल्ड हमारा सबसे पहले अभिनव बिंद्रा लेकर के आए थे 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में बीजिंग 2008 ओलंपिक्स, ठीक है। और फिर एक और गोल्ड अभी तक, मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी में हम देखें तो सिर्फ 2 गोल्ड हम लेकर के आए हैं। दूसरा गोल्ड नीरज चोपड़ा लेकर के आए मेंस जैवलिन थ्रो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडल्स हैं जो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। चलिए अगली न्यूज़ जो आ रही है वो भी ओलंपिक से ही आ रही है, और न्यूज़ क्या है कि मनु भाकर को चुन लिया गया है टू बी इंडियाज फ्लैग बेयरर एट क्लोजिंग सेरेमनी इन पेरिस। देखो, एक ओपनिंग सेरेमनी होती है जब ओलंपिक स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो हर एक देश की पूरी कंटिंजेंट एक तरह से परेड करती है, तो उसको कौन लीड करेगा? वो हमारी ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर होते हैं, हाथ में झंडा लेके। जल्दी से बता दो, ओपनिंग सेरेमनी जो थी उसमें हमारे फ्लैग बेयरर्स कौन थे? ठीक है, सो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स कौन थे वो आप बताओगे। क्लोजिंग सेरेमनी के एक फ्लैग बेयरर का नाम सामने आ गया है, दैट इज मनु भाकर, ठीक है जी। और कब होगी ये क्लोजिंग सेरेमनी? 11 अगस्त को होगी, बहुत जल्द होने वाली है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इन्होंने अनाउंस कर दिया है मनु भाकर विल बी वन ऑफ द फ्लैग बेयरर्स। और क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एक ही एडिशन में 3 बार फाइनल के अंदर ये गई हैं। 2 बार तो हम ब्रॉन्ज ले आए, 1 बार हम ब्रॉन्ज से चूक गए, बट नेवरदलेस 3 बार फाइनल्स में जाना एक ही एडिशन के अंदर कमेंडेबल कहानी थी। अच्छा, कौन कौन से इवेंट के अंदर ये जीती? कई बार हम पढ़ चुके हैं, अब रट गया होगा। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट था जिसके अंदर इंडिविजुअल गोल्ड ब्रॉन्ज भी लेके आई, और फिर मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज भी इसके अंदर सरबजोत जी के साथ में लेकर के आई, ठीक है। चलिए, देन नेक्स्ट न्यूज भी ओलंपिक की है, एंड द न्यूज इज नोवाक जोकोविच हैज क्लिंच्ड फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। इनका अपना पहला
अपना मतलब ऑब्वियसली अपना ही होगा, इनका पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है इस बार के एडिशन के अंदर टेनिस मेंस सिंगल इवेंट में। किसको हराया? इन्होंने हराया कार्लोस अल्कराज को। अब नोवाक जोकोविच कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से देश को रिप्रेजेंट करते हैं? सर्बिया को। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत कम बनाएगा एग्जामिनर अब, बिकॉज हर कोई बच्चा पढ़ लेता है सीधे सीधी बातें। तो सो नोवाक जोकोविच कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे ओलंपिक्स में? सर्बिया को। कार्लोस अल्कराज जिनको हराया है वो कौन सी कंट्री? स्पेन। स्पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए थे 21 ईयर्स ऑफ एज के टू रीच इन द फाइनल्स इन ओलंपिक्स टेनिस सिंगल्स इवेंट, और ये सबसे उम्र दराज यानी सबसे एल्डेस्ट खिलाड़ी एट द एज ऑफ 37, ये 21 ईयर्स पे। तो ये जीते तो इन्होंने सबसे एल्डर खिलाड़ी टू विन ओलंपिक्स टेनिस सिंगल्स का खिताब बनाया। अगर ये जीत जाते तो यंगेस्ट का बनाते, पर नहीं बना पाए। ओके अच्छा, नोवाक जोकोविच के नाम पे एक और रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा मेंस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड। 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इनके नाम है। सेकंड नंबर पे राफेल नडाल आते हैं 22 के। और मोस्ट वीक्स नंबर 1 रैंकिंग पे रहने वाले कोई भी मैन या वुमेन में भी इनका रिकॉर्ड आता है। ठीक है जी। इससे पहले भी इन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता है, समर ओलंपिक्स। कब का? 2008 का, बीजिंग वाला, वहां पे ब्रॉन्ज लेकर के आए थे। उसके बाद जितने भी इन्होंने ओलंपिक किए कोई मेडल हासिल नहीं किया, आप सीधे गोल्ड पे लैंड अप किए हैं, राइट। देन ओके, ही हैज जॉइंड द टीम या लीग ऑफ दो प्लेयर्स जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम इवेंट भी जीते और ओलंपिक सिंगल गोल्ड भी जीता। अभी तक ऐसे कौन कौन लोग थे? आंद्रे अगासी, राफेल नडाल, स्टेफी ग्राफ, सेरेना विलियम्स, और अब ये 5वें खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। तो इन चारों के नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस और विंबलडन तो जीते ही, साथ ही साथ ओलंपिक गोल्ड भी जीता और 5वें बन गए हैं नोवाक जोकोविच। तो ये सारे पॉइंटर्स, ये सारे फैक्ट्स एग्जामिनेशन एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगली खबर अब एक सैड डिमाइस से आ रही है। फॉर्मर इंग्लैंड के बैटर या बैट्समैन ग्राहम थॉर्पे जी का निधन हो चुका है। कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते थे? इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते थे। करीब 100 टेस्ट इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेले हैं। तो बस टीम ध्यान रखिएगा ग्राहम थॉर्पे जी की। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर एंगल से कम न्यूज़ बनती हैं और जो भी बनती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो पीएम मोदी जी ने एक्सटेंड की है अपने कंडोलेंसेज टू द फैमिली एंड एडमायरर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति। सो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो चुका है। सीधा सीधा सवाल पहला कि कौन सी डांस फॉर्म से ये जुड़ी हुई थी? तो 2 डांस फॉर्म से इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन था, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है एंड कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी कौन से स्टेट में परफॉर्म किए जाने वाले क्लासिकल डांसेस हैं, कहाँ से एसोसिएटेड है? और डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी इन दोनों ही डांस फॉर्म से बहुत स्ट्रांगली डीपली कनेक्टेड थी। एट द सेम टाइम इनके अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। जिस व्यक्ति को ये तीनों अवार्ड मिले हों वो बहुत ही प्रोमिनेंट या एमिनेंट पर्सनैलिटी होंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा किसी ना किसी एग्जाम में। पद्मश्री मिला है 1968 में, पद्म भूषण मिला है 2001 में, पद्म विभूषण मिला है 2016 में। ये सारे ईयर थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी से भी इनको अवार्ड दिया गया 1977 के अंदर। तो 68, 2001, 2016 ये 3 पद्म अवार्ड्स थे। अब जन्म कहाँ हुआ? यस, अगेन इंपॉर्टेंट। सो इनका जन्म 20 दिसंबर 1940 के अंदर मदनपल्ली, जो कि अभी चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ। और इनकी ऑटोबायोग्राफी किस नाम से है? सो इनकी ऑटोबायोग्राफी अ पैशन फॉर डांस 1995 में रिलीज हुई थी। अ पैशन फॉर डांस, आत्मकथा अपने बारे में लिखी हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। और न्यूज आ रही है कि इंडिया गैस के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी के टुवर्ड्स अच्छी तेजी से बढ़ रहा है। नए भारत की ऊर्जा प्रगति गैस उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि यानी कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज। अभी तक इतना इंक्रीज हमने गैस प्रोडक्शन या गैस की फील्ड में एनर्जी के अंदर और सेल्फ रिलायंट बनने में नहीं किया था। सो वो कितना हुआ है? लेट अस सी। पीएम मोदी जी ने तारीफ की है रिकॉर्ड गैस प्रोडक्शन की, कि अभी तक जो गैस प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हो रहा है वो रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आप 2021 में देखो तो 28.7 BCM था। व्हाट इज दिस BCM? BCM इज बिलियन क्यूबिक मीटर्स।
बिलियन क्यूबिक मीटर्स, वहीं बढ़कर के 2023-24 में 36.43 BCM पहुंच गया है। और एक्सपेक्टेशन क्या है कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 तक, यानी 25-26, इसको हम FY26 भी लिखते हैं, ठीक है, 2025-26 या फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये 45.3 BCM पहुंच जाएगा। सो जहां 28 पॉइंट समथिंग था 2020-21 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में, वही 36 पॉइंट समथिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में पहुंच गया, और फाइनेंशियल ईयर 26 में हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45.3 BCM। सो ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हम दिखा रहे हैं। और अगर हमें एनर्जी के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट बनना है ना, अगर हमें विकसित भारत बनना है, तो इसके लिए एनर्जी में सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है। और एनर्जी में सेल्फ रिलायंस का एक अच्छा इंडिकेटर है कि हम गैस के प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? चलिए अगली न्यूज़ देखेंगे। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने चेयर की एक एपिक्स लेवल, एपिक्स यानी शीर्ष की, हाईएस्ट लेवल, ट्राई सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। सो तीनों सर्विसेज की एक फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि फाइनेंशियल रोड मैप कैसा हो, फाइनेंशियली हम किस तरह की पॉलिसीज़ और गवर्नेंस करें हमारी ट्राई सर्विसेज का, उससे रिलेटेड एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली के अंदर। एपेक्स लेवल की, यानी टॉप शीर्ष के लोग उसमें आए, और उसको चेयर किसने किया? जनरल अनिल चौहान जी ने किया। और इसके अंदर जो मुद्दे निकल के आए बेसिकली वो ये थे कि जिस तरह से सिनेरियो बदल रहे हैं, जिस तरह से डायनामिज्म है आज के दौर के अंदर, उसी तरह से हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ भी हमारी सर्विसेज के लिए डायनेमिक होनी चाहिए, आज के चेंजिंग समय के हिसाब से अडेप्टिव होनी चाहिए, ठीक है। मेन मुद्दा ये था। बाकी इनको डिस्कस करना था कि कोहेशन और सिनर्जी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज जो आर्म्ड फोर्सेस फेस करते हैं, तो किस तरह से उनको हम टैकल करें। तो CDS जी जो है हमारे अनिल चौहान जी, उनका ये कहना था कि भाई आज के टाइम के हिसाब से अडेप्टिव होने चाहिए सारी चीज़ें। चलो अगली जो न्यूज़ आ रही है वो है INS शिवालिक से रिलेटेड। INS शिवालिक ने एक अवार्ड जीता है, ठीक है। INS शिवालिक ऑफ इंडियन नेवी ने नेवल गनफायर सपोर्ट कॉम्पिटिशन, जो कि रिम्पैक्ट 2024 में हो रहा था, वो कंपटीशन जीत के रोडियो ट्रॉफी अपने नाम की है। कौन सी ट्रॉफी? रोडियो ट्रॉफी, ठीक है। सो कंपटीशन में 25 पार्टनर नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, और गनफायर से रिलेटेड ये कंपटीशन था। जो भी शिप्स हैं उन पे जो भी आर्टिलरी लगी हुई है उनसे गनफायर करना। और इस नेवल गनफायर सपोर्ट कंपटीशन में 25 देशों की नेवीज में कौन सी नेवल शिप है जो कि जीती है? हमारी INS शिवालिक जीती है। और उसको कौन सी ट्रॉफी मिली है? रोडियो ट्रॉफी मिली है। यहाँ तक एक न्यूज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे रिम्पैक क्या है, और INS शिवालिक के बारे में भी देखेंगे, एक एक करके चलते हैं। सो INS शिवालिक ईस्टर्न फ्लीट की है, ईस्टर्न फ्लीट। तो अब मुझे बता दो, नेवी का ईस्टर्न जो कमांड है वो कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? नेवी का ईस्टर्न कमांड कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, ये आप मुझे बताएंगे। ईस्टर्न फ्लीट की ये शिप है हमारी, नेवल गनफायर सपोर्ट कंपटीशन जीती है रिम्पैक में, यानी रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, रिम ऑफ PAC से पैसिफिक, RIMPAC। और ये कहाँ हो रहा है? रिम्पैक हो चुका है, 1 अगस्त तक ही था, ये हवाई के अंदर हो रहा था, और इसमें रोडियो ट्रॉफी हमने जीती है 25 पार्टनर नेशंस में से। अब चलो रिम्पैक के बारे में जल्दी से कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल या मल्टीनेशनल, कहाँ गई, कहीं तो लिखी होगी, कोई बात नहीं, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो वाटर के ऊपर होती है, ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज। सो इस बार ये 29th एडिशन हुआ रिम्पैक का। रिम्पैक बाइनियल है, 2 साल में एक बार होती है, यानी हर ऑल्टरनेट साल होगी। 29th एडिशन इस बाइनियल एक्सरसाइज का। इस साल 25 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। कब से कब तक थी ये? 27 जून से लेके 1 अगस्त तक ये एक्सरसाइज हुई हवाईन आइलैंड्स के अंदर। करीब 25,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। कौन होस्ट करता है? हवाईन आइलैंड्स किसके अंडर में आते हैं? US के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत इस एक्सरसाइज की 1971 में हुई थी, और उस समय ये एनुअल एक्सरसाइज थी, जिसको कौन कंडक्ट करते थे? US, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। बाद में बढ़कर के 1974 में इसको बाइनियल कर दिया गया, और बहुत सारे देश इसमें और पार्टिसिपेट करने लग गए। इंडिया ने सबसे पहले रिम्पैक में कब पार्टिसिपेट किया? 2014 में, 2014 में। कौन सी नेवल शिप थी तब? INS सह्याद्री के साथ हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब इस बार की जो रिम्पैक एक्सरसाइज हुई उसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। सो रिम्पैक एक्सरसाइज कौन सी नेवीज के बीच में होगी? ऑब्वियसली जो फ्रेंडली रिलेशंस रखती हैं एक दूसरे के साथ में। तो थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड।
ना INS शिवालिक के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट नेवल शिप है हमारी, भारत की पहली स्टेल्थ वॉरशिप है जो कि इंडिया में बनाई गई थी। ठीक है, भारत की पहली इंडिया में बनाई गई सबमरीन कौन सी थी, कल ही पढ़ा है। सबमरीन बिल्ट इन इंडिया, बताइएगा मुझे उसका नाम। और भारत की पहली स्टेल्थ वॉरशिप जो कि भारत में ही बनाई गई थी वो INS शिवालिक थी। माजागाव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में, उन्होंने इसको बनाया था। और ये कमीशन कब की गई थी, 2010 में इंडियन नेवी में कमीशन की गई थी। क्लियर है यहाँ तक की न्यूज़? ओके, अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर एक बुक से रिलेटेड आ रही है। एक बुक है जो बहुत ही जल्दी रिलीज की जाएगी और इस बुक को एडिट किया है S. इरुदय राजन ने। S. इरुदय राजन। बुक का क्या नाम है, साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। ये बुक है, साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, रेमिटेंसेस, रेजिलियंस एंड रिहेबिलिटेशन। सो ये जो किताब है S. इरुदय राजन जी ने एडिट की है और इस किताब के अंदर जिसका नाम है साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, रेमिटेंस, रेजिलियंस एंड रिहेबिलिटेशन, इन्होंने बात की है कि भाई जो माइग्रेशन होता है किसके अंदर, सार्क नेशन के अंदर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कंट्रीज में जो माइग्रेशन है वो फ्री और ओपन क्यों नहीं हो रहा, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है। जैसे उनका शेंगन वीजा है वो लेकर के आप बहुत सारी कंट्री में फ्री ओपन मूव कर सकते हो, इसी तरह से सार्क कंट्रीज को भी ऐसा कुछ डिवाइस करना चाहिए। हालांकि इसमें अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो अगर कोई कदम उठाए जाएं, राइट। और उसी के साथ साथ इन्होंने एक और मुद्दा उठाया है कि भाई जैसे कि कॉमन करेंसी है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज हैं उनकी एक कॉमन करेंसी, इसी तरह से सार्क मेंबर्स की भी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। सो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किए गए। और क्या चैलेंजेस हैं, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम, फ्री मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, कॉमन वीजा क्यों नहीं हो पा रहा, कॉमन करेंसी क्यों नहीं हो पा रही, उसके चैलेंजेस को भी डिस्कस किया गया है। देन इसके अंदर ये भी बात की गई है कि माइग्रेशन पैटर्न क्या है सार्क कंट्रीज का, हाउ आर पीपल माइग्रेटिंग, और कोविड के बाद लोगों ने किस तरह से मूवमेंट दिखाया, या फिर क्लाइमेट रिलेटेड माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है सार्क कंट्रीज में। इन सब मुद्दों के ऊपर इस किताब में बात की गई है। ओके, हु इज द एडिटर ऑफ दिस बुक, S. इरुदय राजन। किताब का नाम क्या है, साउथ इंडिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट न्यूज की तरफ रुख करेंगे और न्यूज आ रही है विरासत। विरासत क्या है, एक हैंडलूम एक्सपो हो रहा है, ठीक है। सो विरासत नाम से 10th नेशनल हैंडलूम डे के उपलक्ष्य पे हैंडलूम हाट नई दिल्ली के अंदर लगाई गई है। नेशनल हैंडलूम डे कब आता है भाई, कब आता है, 7th of August को आता है, ठीक है। मैं जब आपको निमोनिक से पिछले साल तक पूरा इंपॉर्टेंट डेज याद करवाती थी तब मैं करवाती थी 7 अगस्त, है ना, कि आग लग रही है हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री को। अगस्त का हिंट हम आग लेते थे और इसलिए हमें उसको साथ ले करके चलना चाहिए। तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे आता है और उसी के उपलक्ष्य में विरासत नाम से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक फोर्टनाइट लॉन्ग यानी करीब 14 दिन लॉन्ग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। 10th नेशनल हैंडलूम डे इस बार हम मनाएंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके अलावा क्या, इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे हमने कब मनाया था, कौन से साल में मनाया था, 2015 में, 2015 के अंदर मनाया गया था। देन अगली जो खबर है वो है डॉपलर रेडार टू बी इंस्टॉल्ड इन लाहौल स्पीति फॉर वेदर फोरकास्टिंग। न्यूज़ बड़ी सिंपल सी है कि हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति वैली वाला इलाका है वहाँ पे डॉपलर रेडार इंस्टॉल किया जाएगा। डॉपलर रेडार क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग, और अगर एकदम से कोई तेज़ बारिश तूफान की आशंका होगी तो जल्दी से हमारे पास में खबर आ जाएगी और हम प्रिपेयर कर पाएंगे लोगों को। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए डॉपलर रेडार लगाया जाएगा लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंदर। न्यूज़ इतनी सी है, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे ये किस तरह का रेडार होगा। ये एक्स बैंड डॉपलर रेडार होगा। तो एक्स बैंड, डॉपलर और रेडार ये तीनों होते क्या हैं ये थोड़ा समझेंगे और किस तरह से फंक्शन करते हैं वो समझेंगे। साइंस टेक के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेगा। सो एक्स बैंड डॉपलर रेडार वेदर रेडार है जो कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। दिसंबर तक होगा, अभी नहीं, अगले साल दिसंबर तक होगा, टाइम लगेगा। और इससे क्या होगा, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी, राइट। और अभी जो वायनाड वाला केस हुआ है पूरा केरला के अंदर, वायनाड में एक बहुत सिवियर लैंडस्लाइड हुई है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्होंने वार्निंग दी थी, लेकिन अगर आप वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वो वार्निंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी
और उन्होंने थोड़े बहुत जिस हिसाब से वार्निंग आई थी उतने तो उन्होंने इंतजाम किए थे, लेकिन वार्निंग जितनी बताई गई थी कि रेन जितनी होगी उसके 200 टाइम ज़्यादा रेन एक्सपीरियंस की है, और उसकी वजह से मैसिव लैंडस्लाइड हुई है। जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई इसके 6 किलोमीटर दूर तक पूरे के पूरे जो बस्तियाँ थी, जो लोग रह रहे थे, वो पूरे स्वाइप ऑफ हो गए हैं। मेनी पीपल हैव डाइड, मेनी पीपल हैव डाइड। तो इस तरह की चीज़ें और फ्यूचर में कहीं ना हो, इसके लिए अब ऑब्वियसली हमें और कदम उठते हुए दिखेंगे सरकार लेवल पे, और उनमें से एक आप डॉपलर रडार को मान सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि पहला डॉपलर रडार हिमाचल प्रदेश में आएगा, इससे पहले 3 डॉपलर रडार्स ऑलरेडी हैं, एक और एड ऑन किया जाएगा। ठीक है, अब समझिए डॉपलर रडार्स जो होंगे, और वो भी एक्स बैंड वाले जो डॉपलर रडार होते हैं ना, उनसे बहुत एक्यूरेट डेटा मिलता है हमें वेदर और पोटेंशियल डिजास्टर्स पे। हाउ? तो पहले तो समझते हैं रेडार क्या होता है। रेडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है इसमें, माइक्रोवेव रीजन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए बादल या बारिश है तो वो कितना दूर है, किस ऑल्टीट्यूड पे, किस इंटेंसिटी का कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए रेडार काम में आते हैं। ठीक है, रेडार सिर्फ मौसम में काम नहीं आते, रेडार और भी बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं। जैसे आपको वॉरफेयर में रेडार काम में आता है ना, डायरेक्शंस पता लगाने में काम में आता है। सो रेडार के अंदर कौन सी वेव्स का इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है, जिससे मूविंग या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कितना ऊंचा है, कितनी इंटेंसिटी पे कोई चीज़ है, इसका पता लग सकता है। नाउ व्हाट इज डॉपलर रेडार? डॉपलर रेडार जो कि डॉपलर इफेक्ट यूज करता है। नाउ व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट वो होता है जब सामने कोई चीज अगर आपके आती है और मोशन में है, तो उसी हिसाब से आपकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, उसको डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। व्हेन द सोर्स एंड सिग्नल आर इन रिलेटिव मोशन, सोर्स और सिग्नल दोनों जब रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड एट द ऑब्जर्वर। तो यहां से जैसे आप देखोगे लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स जा रही हैं, लेकिन सामने आपको दिखा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में वो वेव्स चेंज हो जाती हैं। और जब आप सिग्नल पकड़ते हो तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले पकड़ते हो, उससे आपको आइडिया लगता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना तेज है, नहीं है। एंड सिमिलरली अगर फास्ट स्लो हो जाती हैं तो आपको पता लगता है क्लियरेंस है, तो इसको डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, सो डॉपलर इफेक्ट यूज करने वाले जो रेडार होते हैं उनको डॉपलर रेडार कहते हैं। नाउ डॉपलर रेडार भी अलग अलग बैंड के हो सकते हैं, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड के। एक्स बैंड वाला जो होता है वो बहुत प्रिसाइज, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो बहुत प्रिसिजन वाली चीज़ें आपको बता देता है। क्लाउड किस तरह के बन रहे हैं, वेदर सिस्टम्स कैसे हैं, रेनफॉल को गेज करने में बहुत हेल्प करेगा, और करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज में ये सारा डेटा ये गैदर कर सकता है। ठीक है, सो व्हाट एल्स? एक्स रेडार, एक्स बैंड रेडार की जो वेवलेंथ होती है 2.5 to 4 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 8 to 12 गीगाहर्ट्ज होती है। तो बहुत सेंसिटिव और स्मॉलर पार्टिकल्स का डिटेक्शन भी आप एक्स बैंड रेडार से कर सकते हो। तो थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग तक में डिटेक्शन करने में बहुत काम आता है। राइट, अब स्पीति वैली के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। स्पीति वैली कहाँ पड़ती है? हिमाचल के अंदर पड़ती है। ये हिमाचल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इधर आ जाती है स्पीति वैली, ये आ जाती है लाहौल वैली, और इस तरफ ये तिब्बत वाला हिस्सा है। ठीक है, सो तिब्बत से बॉर्डर शेयर करती है ये। ऊपर आ जाता है लद्दाख, नीचे अगर आप देखोगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हिमाचल की ही। सो स्पीति वैली की लोकेशन समझ में आ गई। यहाँ पे स्पीति नदी भी जाती है, और कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली है ये, ठंडा और बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं, बैरन जैसा इलाका है ये। रेन शैडो रीजन में पड़ता है ग्रेटर हिमालयन रेंजेस के, और इसी वजह से इसको हम देखते हैं कि ये कोल्ड डेजर्ट है। मिडिल लैंड, स्पीति या पीती यानी मिडिल लैंड है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ तिब्बत पड़ता है, और इसलिए इसको मिडिल लैंड की तरह नाम दिया गया है। किन्नौर, कुल्लू, ज़ंस्कार, लद्दाख और फिर तिब्बत, इन सब के बीच में लाई करती है इसकी पोजीशन। और यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर मोनास्ट्री है जिसका नाम क्या है? तेबो मोनास्ट्री। तेबो मोनास्ट्री, राइट, दलाई लामा जी को पर्टिकुलरली बहुत पसंद है ऐसा कहा जाता है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है कुंजुमला, कुंजुमला, राइट। तो ये कुछ एक स्टैटिक पॉइंट्स है मेन जो हमने कवर कर ली हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्पीति वैली। अब हम चलते हैं अगली खबर पे। स्टेट स्पेसिफिक ही न्यूज़ है, और न्यूज़ क्या आ रही है? अभी देखिए, लोकसभा के अंदर जो भी डिस्कशंस चलते हैं उनमें रिटन रिप्लाईज भी दिए जाते हैं। उन रिटन रिप्लाईज के अंदर अभी ये मुद्दा आया कि भाई काफ़ी कुछ पिकॉक्स की डेथ हुई है कुछ एक सैंक्चुरीज़ के अंदर। ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई, बर्ड फ्लू वगैरह का केस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है पिकॉक्स का। सो कोई अदरवाइज इंसिडेंस हुआ होगा। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है आदि चुंचनागिरी इन कर्नाटका एंड चोलानूर इन केरला एज पीकॉक सेंचुरी।
अब ऐसा नहीं है कि नई पिकॉक सैंक्चुरीज बनी है, ये बहुत टाइम से पिकॉक सैंक्चुरीज हैं, लेकिन लोकसभा के रिटन रिप्लाई में इनका मेंशन आया कि आदि चुंचनागिरी कर्नाटका की और चुल्लनूर केरला की ये पिकॉक सैंक्चुरीज हैं और यहाँ पे पिकॉक का अच्छा रखरखाव किया जा रहा है, इनका नंबर भी बढ़ रहा है। तो क्योंकि न्यूज़ में आई है हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने ऑलरेडी इनको पिकॉक सैंक्चुरी बना रखा है, तो पी फाउल और पी हेंस जो हैं इनकी संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, यानी मोर मोरनी की संख्या अच्छी है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चुंचनागिरी इन कर्नाटक और चुल्लनूर इन केरला को पिकॉक सेंचुरी डिक्लेयर कर रखा है और काफ़ी सारे कदम उठाए जा रहे हैं नेशनल लेवल पे और मिनिस्ट्री लेवल पे, ताकि इन बर्ड्स की ब्रीडिंग और कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ पे पिकॉक्स की संख्या सही चल रही है। अब चलिए, ये दो न्यूज़ में रही है तो देख लेते हैं। आदि चुंचनागिरी पिकॉक सेंचुरी कहाँ है? तो ये कर्नाटका की भी, कहाँ पर? मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मांड्या डिस्ट्रिक्ट। और सबसे पहले इसको 1985 में 81 के अंदर नोटिफाई किया गया था पिकॉक सेंचुरी, और फाइनली इसका डिक्लेरेशन कब आया? 1999 के अंदर आया, राइट। तो आदि चुंचनागिरी कर्नाटका में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, राइट। चुल्लनूर पी फाउल सेंचुरी या पिकॉक सेंचुरी की हम बात करें तो मैलादुम्पारा भी बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर, और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आती है ये, और 1996 के अंदर डिक्लेयर की गई है पिकॉक सेंचुरी या पी फाउल सेंचुरी, राइट। सो ये दो सेंचुरीज ध्यान रखिएगा, आदि चुंचनागिरी कर्नाटका की मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर और चुल्लनूर केरला की पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगली खबर पे रुख करेंगे और वो है झारखंड से। सो हेमंत सोरेन जी, उनका तरफ से अनाउंसमेंट आया उनकी सरकार की तरफ से एक स्कीम के लिए, और वो स्कीम का क्या नाम है? स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर विमेन। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर विमेन। ऐसा नहीं है नई स्कीम लाई गई है, एक स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, उसका नामकरण चेंज किया गया है। पुरानी जो स्कीम थी उसका नाम था झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो जो भी विमेन इसमें एलिजिबल होंगी उनके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स होंगे और 1000 रुपये उनको हर मंथ दिए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। डीबीटी स्कीम है ये, राइट। और ये ट्रांसफर जो पहली किश्त जाएगी वो की जाएगी 16 अगस्त को। सो पहले ये स्कीम अनाउंस की गई थी, उस समय इसका नाम था झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और कहाँ की है? झारखंड की है। एलिजिबिलिटी क्या है जी? जो भी विमेन 21 से 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में लाई करती हैं और अगर उनकी एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज़ है, फैमिली एनुअल इनकम, तो इसके लिए एलिजिबल वो होंगी। हर महीने 1000 रुपये उनके खाते में जाएंगे। और एस्टिमेट किया जा रहा है 48 लाख विमेन हैं जो इस स्कीम से बेनिफिट होंगी, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट को क्योंकि बहुत सारी विमेन इससे बेनिफिट होंगी तो करीब 4000 करोड़ रुपए पर मंथ की कॉस्टिंग इसके लिए बेयर करनी पड़ेगी। और इसी के लिए स्पेशल कैंप्स लगाएगी सरकार 3 से लेकर 10 अगस्त तक, ताकि विमेन खुद को एनरोल कर सकें। क्लियर है जी? चलिए, फिर जो मुद्दा है और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट मेंबर्स टू MCD, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया है। तो भाई मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि जनवरी 2023 में, कब की बात है ये? जैन 2023 में दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, नाम आप बताएंगे, पिक्चर आपको दिख रखी है, हु इज दिस पर्सन? ठीक है, बताइए मुझे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने जनवरी 2023 के अंदर 10 लोगों को म्यूनिसिपल, जो कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी रखे थे, तो उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में उनको अपॉइंट किया, ठीक है। और फिर उन्होंने, ये 3 जनवरी की बात है जहां तक मुझे ध्यान है, 2023, फिर 4 जनवरी को उन्होंने क्या किया? इनमें से 2 लोगों को हटाया और उनकी जगह 2 नए लोग अपॉइंट कर दिए, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह से कोई सलाह नहीं ली। तो इसके ऊपर जाकर के इन मार्च अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी कि भाई ये सही नहीं है, ये अनलॉफुल एक्ट है, आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स और इन सबसे बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद ही आप इस तरह के लोग अपॉइंट कर सकते हो। डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर नहीं है अपॉइंट करने की, और इसलिए इस डिसीजन को रद्द किया जाए, क्वॉश किया जाए, राइट। अब उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो, इट इज नॉट अनलॉफुल। जो पार्लियामेंट है वो सबसे ऊपर आती है और पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक एक्ट पास किया है, MCD एक्ट, ओके, MCD एक्ट। और उसी के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में पावर है कि वो 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, ऐसे लोग जो कि 25 साल से कम उम्र के नहीं होने चाहिए और उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो वो MCD यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की एक्ट के तहत
उनको अपॉइंट कर सकते हैं, और इसके लिए ही इज नॉट बाउंड टू हैव एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड या एडवाइस लेने की लेफ्टिनेंट गवर्नर को कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फैसला किसने सुना दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। अब ये जो बेंच थी जिनका ये फैसला आया है, तो उसमें DY चंद्रचूड़ जी हमारे जो CJI हैं, उसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा एंड JB पारदीवाला, इन्होंने कहा, पहले इन्होंने अपना फैसला दिया था मई के अंदर, वो रिजर्व रख लिया था। अब उन्होंने कहा है कि स्टेट्यूटरी पावर जो मिल रही है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को, वो किसके तहत मिल रही है? सेक्शन 3 सेक्शन 3 क्लॉज B सब क्लॉज 1 के तहत। वो किसी भी पर्सन को जिसके पास स्पेशल नॉलेज है म्यूनिसिपल वर्क की, उसको अपॉइंट कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये पावर उनको 1993 में मिली थी सबसे पहले, जब अमेंडमेंट किया गया था दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957, जिसको अमेंड कब किया गया? 1993। इसके सेक्शन 3 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को ये पावर है, स्पेशल पावर है, कि वो बिना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड या एडवाइस के 10 लोगों को अपॉइंट कर सकता है टू MCD। ओके, तो ऐसा अगर किया गया है इस बार, तो दिस इज नॉट अनलॉफुल। ठीक है, एंड टू इनकॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थ्रू आर्टिकल 239AA 239AB, जो कि पार्ट 9A ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज में लिखे गए हैं। तो 1993 के अंदर ये पावर मिल गई थी और उसी के हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वर्क किया है, सो इट इज नॉट अनलॉफुल, राइट। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन है, वो नाम आप मुझे बताओगे। अगली खबर देखते हैं, अमेजॉन पे, एडिन और बिल डेस्क, इनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस मिल गया है RBI की तरफ से। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 ऐसी कंपनीज हैं जिनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में ये कंपनीज पेमेंट ले या दे सकती हैं। ओके, पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे वर्क कर सकती हैं, पेमेंट रिसीव करने और भेजने के बीच में काम कर सकती हैं। कहाँ? क्रॉस बॉर्डर, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। कौन सी 3 कंपनीज हैं ये? अमेजॉन पे, एडिन जो कि नेदरलैंड्स की कंपनी है, कहाँ की है? नेदरलैंड्स की है, और तीसरी है बिल डेस्क। जब हम ऑनलाइन बिल पे करते हैं तो बिल डेस्क आता है बीच में, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। ठीक है, तो बस ये न्यूज़ है, देख लेते हैं फटाफट से। सो PACB लाइसेंस यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस से जो कंपनीज हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में, आपने किसी को एक्सपोर्ट की कोई सर्विसेज, आपको पेमेंट लेना है, तो इन पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू अब आप ले सकते हो, और इससे इंटरनेशनल करेंसी ट्रांजैक्शंस में हेल्प होगी, राइट। एंड इससे पहले सिर्फ एक कैश फ्री एक ऐसी कंपनी थी जो कि पहली कंपनी थी जिसको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला था। उसके बाद ये 3 कंपनीज बनी है, और बिल डेस्क इंडिया की लार्जेस्ट बिल प्रोसेसिंग एंटिटी है। अमेजॉन पे हम जानते हैं UPI ट्रांजैक्शंस में हेल्प करती है, और एडिन जो है वो नेदरलैंड हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, और इन तीनों को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस क्रॉस बॉर्डर के लिए RBI ने दे दिया है। ठीक है, और इसी के साथ आज का जो पूरा न्यूज़ है सेक्शन है वो खत्म होता है। आज जो भी आपने पढ़ा है, अभी हम रिविजन क्वेश्चन करेंगे, डू नॉट लीव। ओके, नए बच्चे, आज जो भी कुछ आपने पढ़ा है इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप रिविजन के लिए अपने आदत है आपको बनाने की, तो आप मेन पॉइंटर्स लिख सकते हो। अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप PDF से पढ़िए। डेली CA का PDF आपको टेलीग्राम और परचम ऐप पे मिल जाता है, फ्री में मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में मिलता है, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मंथली मैगजीन जो है आज 6th हो चुकी है। मंथली मैगजीन आपको जुलाई की 7th ऑफ अगस्त तक मिल जाएगी। हर महीने की 7 तारीख को मंथली मैगजीन आती है। कहाँ से ले सकते हो? parchamclasses.in से। सारी न्यूज़ A to Z कैटेगरी वाइज विद स्टैटिक जी के आपको मिल जाती है। ठीक है, सवाल मैगजीन आ चुकी है जुलाई की, जिसमें 200 MCQ विद एक्सप्लेनेशन और बजट और इकोनॉमिक सर्वे अलग से क्वेश्चंस इसमें डाल दिए गए हैं। ठीक है, CA रफ्तार इस पूरे क्वार्टर की, यानी कि अप्रैल मई जून की ऑलरेडी आ चुकी है। ये दोनों भी आप parchamclasses.in से चाहो तो ले सकते हो, और 6 मंथली मैगजीन भी आपके लिए अवेलेबल है। A to Z सारी न्यूज़ कैटेगरी वाइज विद स्टैटिक इन्फो सब कुछ आपको मिल जाएगी। ये भी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस है। और जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC GA कोर्स पूरा का पूरा A to Z आपको परचम ऐप के ऊपर मिल जाएगा। गो एंड चेकआउट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कोर्स। बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इन एग्जामिनेशंस, तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलो जी, रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक करें, जल्दी जल्दी से आंसर करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, एट द रिम्पैक्ट 2024 यानी रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 व्हाट अवार्ड डिड INS शिवालिक रिसीव? रिम्पैक्ट 2024 में INS शिवालिक जो है उसको कौन सा अवार्ड मिला है? आंसर क्या होगा? रोडियो ट्रॉफी मिली है गन फायर के लिए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड गैस प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द ईयर
fiscal year या financial year 26 according to data shared by Union Ministry. So सरकार की तरफ से डेटा आया और उसके हिसाब से फिनेंशियल ईयर 2026 में हमारा गैस प्रोडक्शन का प्रोजेक्शन क्या है कि हम कितना गैस प्रोडक्शन तक पहुंचेंगे. आंसर क्या होगा? 45.3 BCM, ये आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिरोशिमा डे इज करेक्ट? हिरोशिमा डे हमने देखा ना 6 अगस्त को मनाया जाता है. मनाया तो क्या जाता है, उस इंसिडेंट्स की याद में हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि ऐसा इंसिडेंट्स दुनिया में वापस ना हो. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली चीज, क्या ये 48 की बात है? नहीं जी, 48 की बात नहीं है. क्या हिरोशिमा में फैट मैन नाम से ड्रॉप किया गया था? नहीं. 9 अगस्त 1945 को मनाया जाता है क्या? नहीं. तो बस लास्ट ही बचा कि जो ड्रॉपिंग हुई थी बॉम्ब की हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को हुई थी और लिटिल बॉय नेम से हुई थी. ठीक है, चलिए. हु इज द एडिटर ऑफ साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024? साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के एडिटर का नाम क्या है? याद कीजिए. एस इरुदय राजन. एस इरुदय राजन. हु रिसेंटली रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है ना. अमिड वायलेंस इन दी कंट्री, किसने रिजाइन किया है? शेख हसीना जी ने रिजाइन किया. अब एक और सवाल मैं पूछती हूँ, इनकी जगह किसने टेक ओवर किया है? हु हैज टेकन ओवर? दिस शुड बी अ बेटर क्वेश्चन. सो आर्मी चीफ कौन है जिन्होंने इंतरिम सरकार के रूप में टेक ओवर किया है? आंसर लिखिएगा जल्दी से. विच फिजियन लीडर्स विल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू होल्ड बायलेटरल मीटिंग विथ ड्यूरिंग हर विजिट? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी फिजी के दौरे पे थी, तो उन्होंने कौन से 2 लीडर्स के साथ में अपनी बायलेटरल मीटिंग करनी, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जा रहा है. देखिए, सोचिए. विलियम केटोनिवेर एंड प्राइम मिनिस्टर सित्वेनी रबुका. बिल्कुल सही है. ओके, ए विल बी द राइट आंसर. And then Adi Chunchanagiri Peacock Sanctuary is located in which district of Karnataka? आदि चुंचनागिरी पीकॉक सैंक्चुरी कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है. एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देखोगे. बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल हम लेने लग गए हैं. जब भी हमें लगता है ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे बन रहे हैं तो आई गिव यू ऑल द प्रैक्टिसेस. तो जहां हम पहले 5 क्वेश्चंस लेते थे, हम 7 to 8, कई बार 10 क्वेश्चंस भी लेते हैं. सो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन विच ईयर? कौन से साल में पद्म विभूषण से डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी को सम्मानित किया गया था? ठीक है, आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में. ये आज का पूरा सेशन हो गया. रियली होप समझ में आ गया होगा. मैं कोशिश करती हूँ कम से कम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम एस्पेक्ट न्यूज़ के समझा सकूं, ताकि आपको न्यूज़ भी कवर हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक भी मिल जाए और टाइम भी कम से कम लगे. सो और प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चंस की. आई रियली होप आई एम अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव वेल. जो भी आपके फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं. जल्दी ही मिलेंगे. अंटिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.